सो हे बैक टू दिस वीक एंड वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, फटाफट से आते हैं अपने टॉपिक पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है भाई, ठीक है। हाँ जी, सीरीज बनती है किसके लिए? बीकॉम के लिए। प्रोग्राम हो चाहे अकाउंट्स में हो, आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। बस बीकॉम वालों के लिए सीरीज बन रही है, ठीक है। और चालू करते हैं भाई कंपनी लॉ। और कंपनी लॉ का हम करने वाले हैं भाई यूनिट 2 का, भाई सेकंड यूनिट है ये, तो यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है भाई। तो यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है भाई। अभी चालू कर रहा हूं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके बाद करेंगे हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगला चैप्टर जो है क्या, उसके बाद प्रोस्पेक्टस ये सब समझेगी क्या होता है, ठीक है भाई। हाँ जी, तो चालू करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, तो समझो ध्यान से। एमओए क्या होता है? एक रिटन, इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस फॉर व्हाट कंपनी इज अनकॉर्पोरेटेड। मतलब कि ना एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये डिफाइन करता है, ये बताता है कि एक कंपनी किस काम को करने के लिए बनी है। आसान है, यानी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है उनको दिखाने के लिए, यानी क्या काम कंपनी करेगी उसको दिखाने के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है, उसी डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं भाई? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हाँ जी, इट लेज डाउन द एक्टिविटीज ऑफ कंपनी शैल बी एंगेज्ड इन द कॉर्पोरेशन, मतलब इन ऑन कॉर्पोरेशन, यानी जो कंपनी बनाई गई है उसकी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर वो क्या क्या काम करेगी उसको बताएगा कौन? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आसान है, सिंपल था ना भाई। हाँ जी, तो एमओए का काम क्या होता है? कंपनी किस काम के लिए बनी है या फिर कंपनी क्या क्या काम करेगी वो सारा डिफाइन करने का काम, यानी ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के बताने का काम कौन करता है भाई? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आसान है, ये दोनों तरीके से हेल्प करता है। जो एक्सटर्नल यूजर होते हैं, जो भी एक्सटर्नल इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर हो गए, उनको हेल्प मिलती है कि कंपनी क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है, प्रॉफिट कितना कमाएगी, इसका स्कोप है या नहीं है जो ये काम कंपनी कर रही है, ये सब चेक करने में, ठीक है। क्योंकि जब वो पढ़ेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है, उनको हेल्प मिलेगी एमओए में। और जो इंटरनल यूजर है उनको ये हेल्प मिलती है कि उनको अपनी बाउंड्रीज पता, मतलब अपनी बाउंड्रीज पता चल जाती है कि उनको क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है, ठीक है। कोई भी अगर ट्रांजेक्शन करनी है तो कितनी बाउंड्रीज के अंदर रह के करना है, यानी उनकी जो कंपनी है वो उनके ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही काम करेगी, उसके ऑब्जेक्टिव के अलग, यानी कि ऑब्जेक्टिव से अलग कोई काम नहीं कर सकती। आसान है। हाँ जी, तो एमओए क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के सारे ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं, यानी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड किस वजह से हुई है वो सारी चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। हाँ जी, कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर आप कह सकते हो कुछ इसके फीचर्स हैं जो आपको याद रखना पड़ेंगे कि हमने क्यों बनाई है, ये एमओए क्यों बनाया गया है। तो पहली चीज, इट लेज डाउन द बाउंड्रीज विच द एक्शन इन ऑफ द कंपनी कैन नॉट गो। मतलब कि ये एक बाउंड्रीज फिक्स कर देता है कि जो कंपनी है वो इसी बाउंड्रीज के अंदर काम करेगी, इससे बाहर वो काम नहीं कर सकती। आसान भाई, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल के तौर पे जो भी चीज हमने एमओए के अंदर लिखी है वही काम कंपनी कर पाएगी, उसके अलावा काम नहीं कर पाएगी। जैसे कि मान लो हमने लिखा है हमारी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल जो होनी चाहिए वो 10 करोड़ रुपए होनी चाहिए, ठीक है। तो कंपनी जो शेयर्स है वो 10 करोड़ रुपए तक के इशू करेगी, उससे ज्यादा के शेयर्स इशू नहीं कर सकती। 12 करोड़ या फिर 14 करोड़ इनके शेयर इशू नहीं कर सकती। मतलब जो भी काम एमओए में लिखा है कंपनी उतना ही काम कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ कंपनी। अच्छा, एमओए के अंदर ऑब्जेक्टिव भी लिखे होते हैं और पर्पस भी लिखा होता है, कंपनी क्यों बनाई गई है। जैसे हमारी कंपनी जो है वो है भाई एक तरीके की कंपनी है जो कि क्या बनाती है? होम प्रोडक्ट बनाती है, या फिर जो डेली यूज में आने वाली चीजें है ना वो बनाती है। जैसे कि क्या बोलते हैं, साबुन, क्या बोलते हैं, नहाने की बाल्टियां, मग्गे, या फिर क्या बोलते हैं कुर्सियां, पेन, मार्कर, इंक, टेबल, चेयर, ये सब चीजें, ठीक है भाई। हाँ जी, वो कह रहा है डेली में कौन सी यूज होती है ये चीजें। हाँ जी, मतलब फिर भी ये सब चीजें बनाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अब क्या बोलते हैं कंपनी का जी कर रहा है कि मैं ये काम कर लूं, मतलब कि टाटा स्टील की तरह एक स्टील की फैक्ट्री खोल दूं तो फिर, या फिर मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दूं, ठीक है। तो अगर कंपनी का ये काम कर रहा है वो प्रॉफिट भी कमा सकती है, लेकिन कंपनी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो है वो मेमोरेंडम में लिखे हुए हैं और जो ऑब्जेक्टिव है उन्हीं को फुलफिल करने का काम कौन करेगी? कंपनी करेगी। आसान है ना। हाँ जी, और सर मैं बता रहा हूं, मैं क्या बोलते हैं जो आप वीडियो देख रहे हो ना, हाँ जी, वीडियो भाई या तो 1 पे देखना जो स्पीड है उसकी, या फिर 1.25 पे देखना, ज्यादा तेज मत करना स्पीड, वरना मेरे को पता है सर तुम लोग दूनी स्पीड में चला देते हो और फिर मेरे को वॉच टाइम कम मिलता है, और वॉच टाइम कम मिलेगा तो फिर YouTube जो है वो रिकमेंड नहीं करेगा किसी और को वीडियो, तो मेरी वो वीडियो दब के रह जाएगी, ठीक है सर। हाँ जी, तो आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी सी रैम करो हम पे भी, ठीक है भाई। 1 पे या फिर 1.25 पे देख लो मैक्सिमम, वरना मैं आपको पता ही है मेरी स्पीड बोलने की तेज है, मैं इतनी तेज बोल जाऊंगा ना भाई तुमने सोची नहीं होगी, दूनी स्पीड में समझ में नहीं आएगा क्या बोल गया मैं, समझा। हाँ जी, तो इस वजह से ध्यान से भाई 1 पे या फिर 1.25x पे ही क्या बोलते हैं वीडियो देखना, ठीक है सर। हाँ जी, ताकि हमको वॉच टाइम मिल जाए, तो वॉच टाइम मिलेगा तो जितनी ज्यादा क्या बोलते हैं आप वॉच टाइम मिलेगा या फिर जितनी ज्यादा आप लाइक करते हो ना, उसी के बेसिस पे यूट्यूब जो होता है वो वीडियो को रिकमेंड करता है ना सर। तो ग्रोथ का चांस हमारा तभी हो पाएगा जब आप हेल्प करोगे थोड़ी सी,
ठीक है सर, तो ध्यान से। और हाँ, हेल्प की बात आई है तो भाई मेरा चैनल जो है, आप जिस चैनल पे देख रहे हो शायद वो मेरा चैनल हो, ठीक है, लेकिन अगर नहीं है, अगर आप एक्सप्लेन चैनल पे देख रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स के नाम से, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स के नाम से तो मेरा पर्सनल चैनल आ जाएगा जिसमें मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है सर। हाँ जी, और उनकी वीडियो अगर आप विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स पे हो तो अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम का, तो आप वहां पे आ सकते हो, सीधा डीएम करो, आपको क्या बोलते हैं सारे के सारे रिप्लाई मिल जाएंगे, ठीक है भाई। फिलहाल चालू करते हैं, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं भाई। हाँ जी, इट कंटेन्स पावर एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्या बोलते हैं कंपनी, यानी जो कंपनी की पावर है, कंपनी के पास ताकत क्या क्या है, यानी कंपनी कहां तक काम कर सकती है, कितना काम कर सकती है, और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी क्या क्या काम करना चाहती है, ठीक है, वो सारी की सारी बातें किसके अंदर होगी, एमओए के अंदर लिखी होती है। ये तो पहले बता चुका हूं। ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी टू प्राइमरीली डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यानी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं कंपनी को। याद है जब हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था, मैंने बताया था जब हम कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते हैं आरओसी के पास, मतलब कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, ठीक है। हाँ जी, तो वहां पे वो सबसे पहले दो डॉक्यूमेंट मांगता है। दो डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है भाई एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि पढ़ने जा रहे हैं, और एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि क्या बोलते हैं अगली वीडियो बनेगी इसकी, ठीक है। हाँ जी, तो कोशिश कर रहा हूँ आपके मेहनत, मतलब कि आपकी क्या बोलते हैं वो आने वाले एग्जाम, तो भाई जल्दी से जल्दी वीडियो डालूंगा सारी की सारी, देखते हैं जितनी जल्दी डल पाती है आपकी वीडियो, ठीक है। कोशिश करूंगा आज में दोनों डाल दो वीडियो, मतलब 2 आ जाए आपके लिए। हाँ जी, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दो डॉक्यूमेंट बनते हैं भाई, और दो डॉक्यूमेंट क्या बोलते हैं आपको देने पड़ते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, और ये वही बात कह रहा है, ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी टू प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड अलोंग विद द अदर डॉक्यूमेंट। बाकी डॉक्यूमेंट के साथ जो दो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उसकी में एक क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे चले। हाँ जी, जिसके अंदर क्या होता है भाई, सुप्रीम चार्टर ऑफ अ कंपनी। अच्छा, मैंने बताया था चार्टर, मैंने याद है मैंने बताया था 3 तरह की कंपनी होती है, एक होती है चार्टर कंपनी, और दूसरी होती है भाई स्टैट्यूटरी कंपनी, और तीसरी होती है रजिस्टर्ड कंपनी। पिछली वीडियो में आपने सीखे होंगे। तो चार्टर्ड कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनियां जिसे कौन खुलवाती है भाई, जिसे खुलवाती है क्या बोलते हैं राजा महाराजा, ऐसे लोग खुलवाते थे, जैसे पुराने जमाने में जो राजा वाजा होते थे वो खुलवाते थे। तो वो किसको देते थे कंपनी खोलने के लिए, वो बोलते थे चार्टर को दे देते थे, और चार्टर क्या करता था अपने हिसाब से वो कंपनी खोल देता, जो भी चीजें चार्टर बताता था वो खोल देते थे कंपनी। तो चार्टर मैंने बोला था एक इंसान होता है जो फिर क्या बोलते हैं जो राजा महाराजा होते हैं, जिस इंसान को वो काम सौंपते हैं कंपनी खोलने का, उसे क्या बोलते हैं चार्टर। आसान है। अच्छा, और वो जो डायरेक्शन बताता है, जो वो बातें बताता है कि भाई इस तरीके से कंपनी खोलनी है, इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से ये चीज होनी है, मतलब सारा काम किसका होता है चार्टर का, और वही संभालता है पूरी पूरी कंपनी को। आसान है ना। हाँ जी, एक्चुअली में वो चार्टर मैंने मजाक के लिए इंसान बोला था, इंसान नहीं होता चार्टर, वो क्या होता है भाई एमओए ही होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही होता है। तो पुराने जमाने में हम उसे चार्टर बोला करते थे, मतलब पहले तो लिखा पढ़ी उतनी होती नहीं थी, तो एक जो बंदा होता था वो ही होता चार्टर। आसान है ना। हाँ जी, अब इसका नाम चेंज करके चार्टर को क्या बोलते हैं, अब हो गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि चार्टर कई बार होता भूल जाए, भाई इंसान ही है वो, पहले याद रखता था भूल गया, लेकिन अब क्या होता है भाई चार्टर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और यही बताता है अब सारी बातें कंपनी को किस तरीके से काम करना है और क्या क्या काम करना है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन किस लिए हुई थी और आप क्या वो काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। समझ में आया। हाँ जी, तो चार्टर किसका नाम है भाई, चार्टर नाम है कंपनी का, सॉरी कंपनी का नहीं, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। शुरू करते हैं भाई। अगला आता है पब्लिक डॉक्यूमेंट। अच्छा, पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है भाई, अगर पब्लिक चाहती है तो वो डॉक्यूमेंट देख सकती है। अगर आप चाहते हो किसी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखना कि ये कंपनी क्या जो खुली है वो किस वजह से खुली है, तो आप जाके आराम से देख सकते हो। आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल करना पड़ेगा और उसके बाद थोड़ी सी फीस होगी, आप वो फीस दे दोगे तो किसी भी कंपनी का आप एमओए निकलवा सकते हो। आसान है। हाँ जी, आप भी चेक कर सकते हो किसी भी कंपनी का। आगे चलते हैं भाई, बात आती है क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम। बस सिंपल सा बात था भाई, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, बस सिंपल सी बात है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि क्या बोलते हैं कंपनी के सारे ऑब्जेक्टिव्स को बताता है कि कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है और क्या फिर कंपनी किस तरीके से काम करेगी। आसान भाई, ठीक। आगे चलते हैं क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम। क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम बात आती है भाई, क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम के अंदर ना ये मान लो एक तरीके से ये है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है कंपनी के जो जो ऑब्जेक्टिव है या फिर कंपनी कहां तक काम कर सकती है, किस लिमिट तक काम कर सकती है, उसकी लिमिट होती है। ठीक है, और जो कंपनी की लिमिट है यानी कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, कितनी कितनी उसकी लिमिट है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर सारी बातें लिखी होती हैं। और वो जो सारी बातें लिखी होती हैं वो पता कैसे चले भाई कौन सी बातों को कहां पे लिखा होगा। आसान।
कौन सी बातों को कहां पे लिखा जा रहा है वो पता कैसे करें, क्योंकि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो क्या है, एक शीट है, एक पेज है या फिर एक बुक है मान लो। अब वो उस बुक में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम कौन सी बातें कहां पे लिख रहे हैं वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा भाई क्लॉज से। किससे पता चलेगा, क्लॉज से। तो क्लॉज क्या है, बस कुछ नहीं है, ये मान लो एक तरीके से चैप्टर्स के नाम है, जिस चैप्टर्स के अंदर वो बातें लिखी होंगी जो कि उससे रिलेटेड है। आसान है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी यहाँ पे क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम में केवल 7 है। क्लॉज कितने मेमोरेंडम के, 7। आसान है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली। तो मेमोरेंडम के क्लॉज कितने हैं, हाँ जी 7 क्लॉज हैं। 7 में से आपको खाली 6 ही करने हैं। जो 7वां है वो केवल 1% कंपनी के लिए है। तो अगर आप 1% कंपनी बना रहे हो तब आपको 7वें की जरूरत पड़ेगी, वरना 6 कंपनी मतलब 6 क्लॉज जो है वो बहुत है। मतलब 6 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, बुक के नहीं, ये टॉपिक्स में। मतलब 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं और आपका क्या होता है, चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्लॉज आता है भाई नेम क्लॉज। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा सबसे पहला चैप्टर क्या, नेम क्लॉज, की कंपनी का नाम क्या रखा जाएगा। आसान है, हाँ जी। तो नाम फिक्स किया जाएगा कंपनी का, यानी नाम क्यों फिक्स किया ऐसा और किस तरीके से फिक्स किया, हमने यही नाम क्यों रखा और कोई नाम हम क्या सजेस्ट कर रहे थे, तो वो सारी बातें किसके अंदर लिखी होंगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नेम क्लॉज के अंदर। आसान है, बिल्कुल 6 क्लॉज करने हैं, उसके बाद चैप्टर खत्म। तो नेम क्लॉज क्या कहता है, मस्ट बी स्टेट द नेम ऑफ कंपनी। मतलब कि नेम क्लॉज के अंदर, मतलब कि कंपनी के नेम क्लॉज के अंदर पक्की बात है कि आपको नाम तो रखना पड़ेगा कंपनी का। तो जो भी नाम रखा होगा कंपनी का वो आपको बताना पड़ेगा कि भाई कंपनी का ये नाम रखने जा रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। आसान है, ठीक भाई आगे चलते हैं। और आपको ये बताना पड़ेगा दूसरी चीज कि वो पब्लिक कंपनी है आपकी या फिर प्राइवेट कंपनी है। तो एमओए के अंदर क्या क्या बातें होंगी, वो सारी बातें ये होंगी जो कि चैप्टर्स में टॉपिक्स में डिवाइड कर रखी है, मतलब 6 टॉपिक्स में। ठीक है, हाँ जी। तो पहले टॉपिक के अंदर आपको एमओए के अंदर क्या बात होगी, पहली चीज आपको नाम बताना पड़ेगा कंपनी का। दूसरी चीज वो पब्लिक कंपनी है फिर वो प्राइवेट कंपनी है, ये बताना पड़ेगा। अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसके पीछे लिमिटेड लगाना पड़ेगा, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके पीछे क्या लगाना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा। आसानी से हो जाएगा। हाँ जी, अगली चीज प्रोविजंस फॉर एम्बेल्स। हाँ जी, प्रोविजंस फॉर एम्बलेम्स एक्ट 1950। तो एम्बलेम्स एक्ट के हिसाब से कुछ प्रोविजंस हैं। कुछ प्रोविजन क्या है, बेसिकली ये वो प्रोविजंस हैं जो ये कहते हैं कि आप ये नाम नहीं रख सकते। आसान है, एम्बलेम्स एक्ट के हिसाब से कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कहते हैं कि आप ये नाम नहीं रख सकते। जैसे अगर आप कंपनी का नाम रखने जा रहे हो तो बताया था कंपनी का नाम कंपलसरी है, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, आप कौन से नाम नहीं रख सकते, WHO या फिर UNO। अगर कोई ऐसा नाम आता है जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है पहले से ही, तो आप वैसे नाम नहीं रख सकते। और कंपनी के अंदर आप किंग वर्ड नहीं लगा सकते, लॉर्ड वर्ड नहीं लगा सकते, कोई गवर्नमेंट वर्ड नहीं लगा सकते। जैसे मैं खोल दूं विवेक गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है भाई, तो ऐसे कई लोगों को भ्रम हो जाता है कि भाई गवर्नमेंट की कंपनी है लेकिन होती वो प्राइवेट की कंपनी है। तो इस वजह से आप ऐसे नामों का यूज नहीं कर सकते। आसान है। दूसरी चीज एनिमी कंट्री। अगर आपकी कोई एनिमी कंट्री है, यानी कि हमारी जैसे मान लो कोई एग्जांपल के तौर पे कोई अगर हमारी एनिमी कंट्री है, ठीक है, वैसे तो नहीं है, ठीक है, वो कह रहा नहीं है, मान लेते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि कोई हमारी एनिमी कंट्री है, ठीक है, जैसे कि हाँ ठीक है, एग्जांपल छोड़ दो, ठीक है, कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना भाई। तो अगर मान लो हमारी कोई एनिमी कंट्री है तो उसकी मतलब कि उसके नाम का यूज नहीं कर सकते हम कंपनी के अंदर। ठीक है, कंपनी में नाम में मतलब कंपनी के नाम में उस नाम का देश का नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट, ऐसे नामों का हम यूज तभी कर सकते हैं जब हमारी के पास क्या हो, कोई बैंकिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो। अगर हमारी पास बैंकिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है तो हम ऐसे नाम का भी यूज नहीं कर सकते। आसान है, मान लो मेरी सोप बेचने की कंपनी है, साबुन बेचने की कंपनी है, तो मैं बैंकिंग, ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट ये सब नाम यूज नहीं कर सकता। आगे चले भाई। हाँ जी, अगला आता है भाई 5वां पॉइंट। तो 1 2 3 4 ही हो गए, 5वां पॉइंट चलते हैं। रिजर्वेशन ऑफ नेम। क्या मैं जो भी नाम मतलब फिक्स कर रहा हूं, क्या वो मैं रिजर्व करवा सकता हूं? ये बात हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ी थी। हाँ जी, आप रिजर्व करवा सकते हो। तो क्या होगा, जैसे आप जाओगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, क्या लेके, MOA लेके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और AOA लेके। तो जब आप जाओगे इनके पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, तो आप ना उनको कुछ नाम सजेस्ट करोगे। लगभग 6 नाम होते हैं जो आप इनको सजेस्ट करोगे कि मैं इन 6 नाम के लिए अप्रूवल देता हूं कि मैं इनमें से कोई सा भी नाम रख सकता हूं अपनी कंपनी का। ठीक है, तो वो ROC चेक करेगा, ROC चेक करेंगे कि भाई आपका जो नाम है कंपनी का जो आपने सजेस्ट किया है हमको, उनमें से कोई नाम आपको एक दिया जा सकता है क्या? कोई कंपनी ऐसी तो नहीं है ना जो पहले से खुली पड़ी है इस नाम से? तो क्या वो चेक करेंगे अपने पूरे डाटा में, अगर वो नाम दिया जा सकता है तो आपको बता देंगे हाँ जी हम आपको दे सकते हैं इन नाम में से ये वाला नाम। ठीक है, और अगर नहीं दिया सकता तो उसको डिक्लाइन कर देंगे, यानी कि ये एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आसान है, लेकिन इनको टाइम कितने दिन का दिया जाएगा? मात्र, याद है करवाया था मैंने, हाँ जी, इनको टाइम कितने दिन का दिया जाएगा? इनको टाइम दिया जाएगा 7 दिन का, यानी 7 दिन के अंदर ये लोग चेक करके एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करके बता देंगे कि आपको भाई हाँ आपका नाम जो एक्सेप्ट हो गया या फिर कोई नया नाम आपको ढूंढना पड़ेगा।
ठीक है। हाँ जी, और जो भी नाम आपको इन्होंने बताया, मान लो एक्सेप्ट कर दिया और आपको नाम बताया जैसे कि विवेक इकोनॉमिक्स, ठीक है। हाँ जी, तो जैसे कि आपको बता दिया विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स एक नाम बता दी कंपनी की, सॉरी भाई पी, ठीक है। हाँ, तुम समझते हो। तो विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स मान लो एक कंपनी का नाम आपको बता दिया कि आपको सजेस्ट कर दिया। अब मेरे पास इस कंपनी को, इस नाम को लेने के लिए मेरे पास रिजर्व करवाने के लिए 60 दिन का टाइम है। अगर मैं 60 दिन तक इस काम को क्या करता हूँ, रिजर्व करवाता हूँ। अगर मैंने 60 दिन बाद इस नाम को लिया नहीं या फिर अपने नाम की कंपनी नहीं खोली, इस नाम की कंपनी नहीं खोली, तो ये नाम किसी और को दे दिया जाएगा, मेरे लिए वो नाम रहेगा नहीं। आसान है, मेरे को दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा किसी नए नाम के लिए। तो मेरे को रिजर्वेशन का टाइम मिल सकता है, लेकिन कितने दिन के लिए, 60 दिन के लिए। ये आपको पहले सिखा चुका था, आपको आता होगा। शुरू करते हैं भाई, बात आती है दूसरा पॉइंट, मतलब कि क्लॉज में दूसरा चैप्टर, ये हमारी दूसरा पॉइंट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस और डोमिसाइल क्लॉज, यानी कि आपको एमओएम के अंदर पहले चीज तो नाम वाली सारी डिटेल हो गई भाई, कि नाम आपको इस तरीके से होने चाहिए, इस तरीके से होने चाहिए, और ये ऐसा ऐसा नाम नहीं रख सकते आप लोग, ठीक है भाई। हाँ जी, और आपको रिजर्वेशन सब नाम के बारे में हो गया, एमओए के बारे में पढ़ लिया कि नाम कैसे डिसाइड हुआ हमारा। आगे चलते हैं, रिजर्वेशन ऑफ, अच्छा ये रहा रजिस्ट्रेशन ऑफिस। अब दूसरी चीज आपको बतानी पड़ेगी एमओए के अंदर कि आपका ऑफिस कहां पे होगा, जहां पे कंपनी काम करेगी, वर्क करेगी, वहां पे ऑफिस क्या होगा। क्योंकि उसी ऑफिस पे जो कंपनी वाले हैं या फिर जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी वाले हैं, वो लोग क्या करेंगे, नोटिस भेजेंगे, मैसेज भेजेंगे, या फिर जो क्या पब्लिक होगी वो भी अगर कोई बात करना चाहते हैं तो किस जगह पे, किस एड्रेस पे आप रहते हो, कहां पे आप मिलोगे, जिससे आपके साथ बात करी जा सके, ठीक है, वो आपको एड्रेस देना पड़ेगा उनको, ठीक है। हाँ जी, तो एमओए के अंदर क्या बताना पड़ेगा, मस्ट हैव रजिस्टर्ड ऑफिस। आपके पास एक जरूरी है कि आपके पास रजिस्टर्ड ऑफिस हो जहां पे सारी नोटिस भेज जाए, एमओए के अंदर लिखना पड़ेगा उसे, ठीक है। कंपनी स्टैट्यूटरी बुक्स मस्ट बी केप्ट। हाँ जी, तो जो कंपनी की जो बुक्स होती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई, ट्रेड मतलब बैलेंस हो गया, या फिर जो इनवॉइस होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन हुई है उसके इनवॉइस, ठीक है, मेमो जितने भी होते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस की बुक्स आपके पास क्या होनी चाहिए, उस जगह पे रखी होनी चाहिए। कहां पे, जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस आपने इसके अंदर बता रखा होगा, ठीक है। हाँ जी, नोटिस एंड अदर कम्युनिकेशन कैन बी सेंड, यानी कि एक रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों जरूरी है बताना, क्योंकि वहां पे ना भाई कम्युनिकेशन के लिए नोटिस भेजे जाएंगे आपके पास, और जो क्या बोलते हैं अदर कम्युनिकेशन, बाकी और भी कम्युनिकेशन है कि भाई ट्रांजैक्शन की क्या बोलते हैं, वाउचर जो होंगे, ट्रांजैक्शन लेने के लिए जो जगह होगी, वो सब भेजा जाएगा। तो आपके पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए कहीं पे। इनकॉर्पोरेशन कमेंसमेंट 30। अच्छा, ये क्या चीज है समझिए ध्यान से, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है ना, आपको आरओसी को बताना पड़ेगा। एक तो एमओए में लिखोगे और एक आपको किसको बताना पड़ेगा, आरओसी को बताना पड़ेगा। तो वो आरओसी को कब बताना पड़ेगा, आपको टाइम दिया जाएगा 30 दिन का। कितने दिन का, 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। हाँ जी, और टाइम कब तक, इनकॉर्पोरेशन या फिर कमेंसमेंट, इसके बाद। जैसे मान लो आपने कोई सा भी काम पहले कर लिया, मान लो आपने इनकॉर्पोरेशन कर लिया, तो इनकॉर्पोरेशन से आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है। आपको एक रजिस्टर्ड ऑफिस, आपको किसको बताना पड़ेगा, कंपनी को बताना पड़ेगा, मतलब आरओसी को बताना पड़ेगा। या फिर आपने पहले कमेंसमेंट कर ली, कोई कंपनी खोली, तो जब आपने कंपनी खोली ली है तो वहां पे कोई ना कोई एड्रेस मिला होगा आपको, और जो एड्रेस मिला होगा वो आपको एड्रेस किसको बताना पड़ेगा, आरओसी को। मतलब जो भी काम आपने पहले कर लिया, चाहे इनकॉर्पोरेशन चाहे कमेंसमेंट, उससे 30 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। 30 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस बताना पड़ेगा कंपनी को। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज। बात आती है भाई ऑब्जेक्ट, यानी कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या है वो सब बताने पड़ेंगे किसके अंदर, सबसे मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। शुरू करते हैं, मस्ट स्टेट द ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या कहता है कि आपको एमओएम के अंदर आपको बताना पड़ेगा क्या ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी क्या क्या काम करेगी और किस तरीके से काम करेगी, ठीक है। शुड नॉट बी अगेंस्ट पॉलिसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिसी है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, आपका उल्टा सीधा काम नहीं होना चाहिए कि आप उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, या फिर जो आपने ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट ने बताए थे उसके विपरीत नहीं होना चाहिए। समझ आया? हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपने बताया कंपनी को कि भाई मेरी कंपनी है जो कि बनाती है पेन, ठीक है, हाँ जी, लेकिन आप बना रहे हैं वहां पे बंदूकें, तो ऐसे काम नहीं होने चाहिए सर। हाँ जी, इसी साल का पॉइंट क्या आता है, इलीगल काम नहीं होना चाहिए और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप क्या बोलते हैं, बोल रहे हो हम क्या बोलते हैं ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी पे जा रहे हैं, हम ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट कर रहे हैं, हम उसकी मतलब की हम ना ग्रीन इलेक्ट्रिक वो बना रहे हैं कंपनी, जैसे अभी फिलहाल कौन सी चल रही है, टाटा कंपनी चल रही है, मतलब टाटा की पावर चल रही है ना। हाँ जी, तो हम ऐसी कंपनी बना रहे हैं, और जब हम ऐसी कंपनी बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें जरूरत है किस चीज की, इलेक्ट्रिसिटी बनाने की। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम पता है किसका यूज कर रहे हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज कर रहे हैं, मतलब ऐसे मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज कर रहे हैं, ऐसे सोर्सेज का यूज कर रहे हैं जो कि दोबारा आ ही नहीं सकते, जैसे हम कोयला, पेट्रोलियम सबका इन सब का यूज कर रहे हैं। तो ये भाई ग्रीन एनर्जी कहां से आई फिर, ये समझ में आया? हाँ जी, तो जो चीज हमने बताया था हम उसके उल्टा काम कर रहे हैं तो फिर वो काम नहीं कर सकते। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते और इलीगल काम आप नहीं कर सकते। आसान है? हाँ जी, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट है आपके, जो ऑब्जेक्टिव दे रखे कंपनी बन के, वो उल्टे नहीं होने चाहिए
प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, जो कंपनी का एक्ट है उसके हिसाब से ही होने चाहिए, उसके उल्टे नहीं होने चाहिए। मतलब सीधी बात, आपका इलीगल काम नहीं होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव पूरे होने चाहिए और आपका जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो बनाया गया है, यानी आपके ऑब्जेक्टिव से वो सारे के सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्या करने हैं, पूरे भी करने हैं। आसान भाई? हाँ जी। तो बस यही बताता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो आपको जो भी काम है, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स है वो आपको यहाँ पे बताने पड़ेंगे। आगे चलते हैं लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज मतलब ये कहता है बस आपकी लायबिलिटी कितनी होगी उसके बारे में बताना पड़ेगा। एमओए के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आपकी लायबिलिटी कितनी है, यानी कि आपका सर दर्द कितना है, लायबिलिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल के तौर पे दो तरह की लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी पहले बता चुका हूं, लायबिलिटी बाय शेयर्स, लायबिलिटी बाय गारंटी। लायबिलिटी बाय शेयर्स में क्या था, लायबिलिटी बाय शेयर्स में क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने अपनी कंपनी खोली और मैं ना कहता हूं कि भाई अगर मान लो कंपनी डूबी तो मैं अपने शेयर होल्डर्स को या फिर मैं अपने क्रेडिटर्स को इतना पैसा देने के लिए तैयार हूं अपने घर से। सुनना है? हाँ जी। तो मेरी लायबिलिटी क्या बनती है, अनलिमिटेड। लेकिन इतना भी नहीं है कि मैं अपना घर बार सब चीज बेचना चालू कर दूं। तो मैंने क्या करा, लायबिलिटी बाय शेयर्स किया, यानी मैं उतना ही पैसे दूंगा जो अनपेड शेयर होंगे। कौन से होंगे? अनपेड शेयर वालों तक का ही पैसा दूंगा, मैं वापस चुकाऊंगा। तो जितना अनपेड शेयर का अमाउंट होगा उतना ही पैसा दूंगा, यानी उससे ज्यादा पैसा नहीं दूंगा। ये चीज बता चुका था पहले। उसके बाद भाई लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, हाँ, जब कंपनी बंद होने जा रही होती है। अच्छा, ये लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है, कंपनी को बीच में जरूरत पड़ी तब भी मैं को घर से लाके देना पड़ेगा कंपनी को पैसा, ये होता है लिमिटेड बाय शेयर। लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, कंपनी मान लो बंद होने जा रही है तभी मेरे को क्या मैंने गारंटी दी थी कंपनी जब बंद होगी तो मैं सारे के सारे क्रेडिटर को चुकाऊंगा। ठीक है, तो जितनी मैंने गारंटी दी है कि मैं इतना पैसा दूंगा उतनी ही की मेरी गारंटी है, मेरे को देना ही पड़ेगा। समझाया भाई? हाँ जी। यानी कंपनी बंद होने के टाइम पे अगर मैं पैसा चुका रहा हूं तो वो लिमिटेड बाय गारंटी, और कंपनी के बीच में या फिर कंपनी के बंद होने के टाइम पे पैसा चुका रहा हूं तो उसे क्या बोलेंगे, लिमिटेड बाय शेयर। आसान है? हाँ जी। तो आपको बताना पड़ेगा आपकी किस तरीके से कंपनी है और आप किस तरीके की गारंटी प्रोवाइड कर रहे हो अपने क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर को, इन सबको। ठीक है? हाँ जी। आगे चलते हैं। अगला आता है भाई कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज कहता है भाई आपकी कैपिटल कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो कैपिटल में आपको बताना पड़ेगा ऑथराइज कैपिटल आपकी कितनी है, नॉमिनल कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, इन सब के बारे में। भाई ये ना छोटा सा टॉपिक है लेकिन बुकों के अंदर थोड़े बड़े बड़े देखे हैं। क्यों? इन्होंने बता रखा है ऑथराइज कैपिटल क्या होती है। ऑथराइज कैपिटल पता है ना क्या होती है? ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, एक कंपनी को कितनी क्या बोलते हैं, कितने पैसे मांग सकती है वो पब्लिक से, उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। एक कंपनी कितने पैसे मांग सकती है पब्लिक से उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। आरओसी आपको कंडक्ट करवाती है, मतलब आरओसी बताती है एक कंपनी। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी खोली और मैंने क्या बोलता, मेरी छोटी सी कंपनी है, मेरे को ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो मैंने क्या बोला आरओसी से, मेरे को ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, मेरी ऑथराइज कैपिटल खाली 10 करोड़ कर दो कि मेरे को इतने में ही कंपनी खोलनी है, इससे ज्यादा मैं क्या बोलते हैं कंपनी बड़ी खोलूंगा नहीं। तो आरओसी ने बोल दिया 10 करोड़ कंपनी है। अब भाई मेरे को देखा, मैं तो कंपनी बढ़ती जा रही है, बिजनेस बढ़ता जा रहा है, तेरा भाई फेमस होता जा रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है भाई, हम यहाँ पे हाँ जी लोग कह रहे हैं कि हमारे हमको कंपनी के शेयर खरीदने कंपनी के शेयर, और मैं सोचा भाई कंपनी को बिजनेस करने के लिए, कंपनी का एक्सपेंशन करने के लिए मेरे को किसकी जरूरत है, पैसे की जरूरत है। और पैसे कहां से लाए जाए, शेयर इशू करते हैं। तो मैंने सोचा शेयर इशू कर देते हैं, तो मैंने 15 लाख शेयर, मतलब 15 करोड़ के शेयर इशू कर दिए। क्या मैं कर सकता हूं? ऐसा नहीं कर सकता भाई, ये इलीगल है, क्योंकि मेरी ऑथराइज कैपिटल यानी आरओसी ने मेरे को पावर कितनी देर की है कि मैं 10 करोड़ तक के शेयर इशू कर सकता हूं, लेकिन मैं कितना कर रहा हूं 15 करोड़, तो ये इलीगल है। मेरे को 10 करोड़ के ही शेयर इशू करने, उससे ज्यादा के मैं शेयर इशू कर ही नहीं सकता। आसान भाई? हाँ जी। तो ऑथराइज कैपिटल बस आपको बताती है कि आपकी अथॉरिटी कितनी है, यानी आप कितने शेयर इशू कर सकते हो। इसके बाद आता है कौन सा, हाँ जी सब्सक्राइब कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल छोड़ो, नॉमिनल कैपिटल क्या होती है, ऐसी कैपिटल जितनी आपने क्या बोलते हैं इशू नहीं, जो इशू कर रखी होती है वो सब्सक्राइब कैपिटल होती है। नॉमिनल कैपिटल वो होती है जितना पैसा आपको लगता है कि भाई आ सकता है, या फिर उम्मीद है कि भाई इतना पैसा आ जाएगा आपके पास। आसान है? हाँ जी। यानी कि मान लो मेरे पास ऑथराइज कैपिटल गवर्नमेंट ने बोली थी कि भाई कितनी है, 10 लाख मान लेते हैं, जिसमें से ना मैंने शेयर इशू करे कितने के, मैंने इशू करे 8 लाख के। ठीक है, तो उसे क्या बोल जाएंगे, नॉमिनल कैपिटल या फिर इशूड कैपिटल जिसे बोलते हैं। हाँ जी, इशूड कैपिटल। उसके बाद मान लो 8 लाख के मैंने शेयर इशू करते, लेकिन नाम इतना था नहीं फेमस, तो इस वजह से लोग कितने आए, खाली 6 लाख क्या बोलते हैं शेयर इशू हुए, यानी लोगों ने खाली 6 लाख बोल रहा हूँ क्या, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है भाई। ठीक है, हाँ जी। तो 10 करोड़ की मैंने कंपनी खोली, 10 करोड़ क्या हो गया ऑथराइज कैपिटल, लेकिन मेरे को पैसे की जरूरत थी 8 करोड़ की, तो मैंने शेयर की इशू करे 8 करोड़ के, तो वो क्या हो गया इशूड कैपिटल। उसके बाद क्या बोलते हैं, जो मैंने इशू करे थे शेयर सबने खरीदे ही नहीं, कुछ लोग खरीद रहे और कुछ लोग नहीं खरीद रहे, तो लोगों ने खरीदे कितने 8 लाख के शेयर, मतलब सॉरी 8 लाख से तो इशू करे थे, इशूड कैपिटल 6 लाख के लोगों ने क्या खरीदे, शेयर खरीदे, तो 6 लाख के लोगों ने शेयर खरीदे, तो ये क्या हो गई सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या हो गई है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब 6 लाख में से भी 4 लाख वालों ने तो पूरा पैसा दे दिया और 2 लाख वालों ने अभी पूरा पैसा दे दिया नहीं, तो 4 लाख वाले क्या बन गए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, शेयर कैपिटल। और दूसरा 2 लाख वालों ने जिन्होंने पैसा दिया नहीं पूरा, तो उसे बोलते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप या फिर अनपेड शेयर कैपिटल।
आसान है। हाँ जी, तो इस तरीके से इन्होंने बता रखा है यहाँ पे कि कौन कौन सी कैपिटल होती है और किस तरीके से होती है। डज नॉट मतलब डोंट एक्सीड लिमिट, यानी कि आप अपनी लिमिट को एक्सीड ही नहीं कर सकते, आप अपनी लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकते, आपको लिमिट के अंदर ही क्या करना पड़ेगा, कैपिटल को इशू करना पड़ेगा। श्योर थी भाई, बकवास कर दी बहुत ज्यादा एक ही टॉपिक पे। एसोसिएशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, हाँ जी, एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन, तो यानी कि कौन कौन सब्सक्राइबर होगा, कौन कौन मालिक होगा बिजनेस का, उसके ऊपर बात करी जाएगी और किस तरीके से करा जाएगा। सुनिए ध्यान से, एमओए जो आप बनाओगे वो साइन किया जाएगा किसके द्वारा, इन लोगों के द्वारा। बेसिकली आप कह सकते हो सब्सक्राइबर या फिर डायरेक्टर जिसे बोला था मैंने, ठीक है। हाँ जी, अगर आपके पास पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 मेंबर में खुली होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए, 2 मेंबर होने चाहिए, ठीक है। हाँ जी, और ये जो मेंबर है, कम से कम जो मेंबर होते हैं, यानी 7 मेंबर क्या करेंगे, उस पर साइन करेंगे एमओए पे, यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है कि हम एसी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या करेंगे, हाँ जी, अपनी कंपनी खोलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एमओए पे साइन करना पड़ेगा। और प्राइवेट कंपनी है तो आपको कम से कम 2 लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस पे साइन करना पड़ेगा कि भाई हाँ हम इस तरीके से कंपनी चलाएंगे। और ये जो लोग साइन करेंगे, हाँ जी, वो आर डिजायर्ड टू फॉर्म, यानी कि जो बनाना चाहते हैं, जो कंपनी साइन करना चाहते हैं, उनको क्या बोला जाएगा, सब्सक्राइबर्स। क्या बोला जाएगा, सब्सक्राइबर्स, की एक कंपनी के क्या है, सब्सक्राइबर्स है। और उनके पास कम से कम 1 शेयर तो होना ही चाहिए, विद एट लीस्ट 1 शेयर, यानी कि वो जो सब्सक्राइबर है उनके पास कम से कम कितना शेयर होनी चाहिए, 1 शेयर। ऐसा नहीं है कि कोई भी आ गया और उसने साइन कर दिया, भाई उसके पास कम से कम 1 शेयर होना चाहिए, ताकि दिखे कि भाई हाँ थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट है इसका इस कंपनी में, तो ये कंपनी को छोड़ के भागेगा नहीं, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद 1 विटनेस, क्या होना चाहिए, कम से कम 1 विटनेस होना चाहिए जो साथ में गवाही दे, भाई हाँ इन लोगों ने क्या किया था, साइन किया था यहाँ पे एमओए पे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला आता है नॉमिनेशन क्लॉज। मैंने बताया था ये सारे क्लॉज किसके हैं, अगर आप कंपनी खोलना चाहते हो कोई भी, लेकिन नॉमिनेशन क्लॉज कब आएगा, जब आप 1% कंपनी खोलना चाहते हो, बस तब। तो नॉमिनेशन क्लॉज कहता है ओनली 1% कंपनी के केस में प्रायर रिटर्न कंसेंट, आपको रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी, वो भी किसकी, नॉमिनी की। आपको एक नॉमिनी डिसाइड करना पड़ेगा। नॉमिनेशन कंसेंट मतलब नॉमिनेशन क्लॉज क्या कहता है कि आपको एक नॉमिनेशन मतलब नॉमिनी डिसाइड करना पड़ेगा कंपनी का, क्योंकि 1% कंपनी में एक ही इंसान होता है, अगर कुछ हो गया तो फिर वो कंपनी कौन चलाएगा, तो इस वजह से आपको वो क्या डिसाइड करना पड़ेगा, नॉमिनी। और वो जो नॉमिनी होगा उसका नाम, एड्रेस, डिटेल उसकी सारी की सारी, और उसका रिटर्न कंसेंट किसके अंदर लिखा होगा, हाँ जी, एमओए के अंदर लिखा होगा। तो यहाँ पे खत्म हो गया भाई आपका पूरा चैप्टर। बस एक छोटा सा डिफरेंस रहता है बीच में, वो बता देता हूँ। बात आता है डिमिनिशन और क्या होता है रिडक्शन। अब ये रिडक्शन क्या होता है और डिमिनिशन क्या होता है, समझिए ध्यान से। रिडक्शन मतलब होता है कम होना, रिडक्शन, और डिमिनिशन मतलब भी क्या होता है, कम होना। दोनों की वैल्यू मतलब क्या होता है, कम होना। अब ये भैया कम होना मतलब क्या है, क्या चीज कम कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो चीज समझना। यहाँ पे कम की जा रही है भाई कैपिटल, क्या कम की जा रही है, ओह शिट मैन भाई सॉरी मैंने मिटो दिया, तो जिसने लिख लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं लिया तो लिख लेना ध्यान से, माफी चाहूंगा, ठीक है, मिटोने के लिए। चलो भाई शुक्र है, हाँ जी, तो शुक्र थे, आगे चलते हैं। तो ध्यान से भाई बात आती है किसकी, कैपिटल की। तो मैंने मान लो भाई कैपिटल वापस आ जाते हैं, मैंने 10 करोड़ की एक कंपनी खोली जिसमें से मैंने 8 करोड़ के शेयर इशू करे, जिसमें से लोगों ने कितना मांगा, 6 करोड़ के शेयर मांगे, ठीक है। 6 करोड़ में से 4 करोड़ के जो शेयर है वो तो है फुल्ली पेड अप, क्या है, फुल्ली पेड अप, जिनका पूरा पैसा आया हुआ है। और 2 करोड़ के ऐसे शेयर है जिनका वो है अनपेड शेयर, यानी कि उनका थोड़ा पैसा आया और थोड़ा पैसा उनका नहीं आया, ठीक है, यानी थोड़ा पैसा आया और थोड़ा पैसा नहीं आया। अच्छा, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या होता है, ये जो मेरे सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, जिसको क्या बोलते हैं, फुल्ली सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है, ये जो मेरी सब्सक्राइब कैपिटल है, अगर मैं इसको कम कर रहा हूं, यानी कि मैं शेयर लेके और उन शेयर को अपने पास रिजर्व कर रहा हूं, जैसे कंपनी करती है, बाय बैक करती है कंपनियां, हाँ, या फिर शेयर करके खरीद के कैंसिल कर देती है उन शेयर्स को, ठीक है। तो वही चीज, अगर मैं रिडक्शन कर रहा हूं किसका, फुल्ली पेड अप शेयर का, यानी कि इनको खरीद के और इनको मैं कैंसिल कर दे रहा हूं, तो इसको बोलते हैं भाई क्या, रिडक्शन। आसान, ठीक। लेकिन अगर मैं ऐसे शेयर का जो मैंने अभी क्या बोलते हैं अनपेड है, या फिर मैंने जो अभी इशू ही नहीं किए, अनइशूड, अगर कोई ऐसे शेयर है जिनको मैंने इशू ही नहीं किया, जैसे ये 2 लाख शेयर है, मतलब सॉरी 2 करोड़ के शेयर है, और ये भी 2 करोड़ के शेयर है, अगर मैं इनमें से किसी का क्या कर रहा हूं, क्या बोलते हैं इनको कम कर रहा हूं, यानी कि मैं इनको बाय बैक करके या फिर इसको कैंसिल कर रहा हूं इन शेयर को, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं डिमिनिशन। क्या बोलते हैं, डिमिनिशन। आसान है, हाँ जी। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, सोचिए, मैंने जो शेयर इशू ही नहीं किए, मैं अगर उसको कम कर रहा हूं ना, मतलब कि मैं ये जो अपनी ऑथराइज कैपिटल है ना, इसको कम कर दे रहा हूं। मान लो मैंने 2 लाख इसको कम कर दिया, अब मैं कर रहा हूं खाली 6 लाख के इशू, यानी कि मैंने बाल की 2 लाख कैंसिल कर दिए, तो अब से मेरी ऑथराइज कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी।
यानी कि इसको कम करने से, डिमिनिशन करने से हमारी किस पे फर्क पड़ता है? ऑथराइज कैपिटल पे। लेकिन इसको कम करने से ऑथराइज कैपिटल पे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ये इशू किसके होते हैं? शेयर ये होते हैं जिन लोगों ने शेयर हमारे खरीद रखे हैं। तो अगर मैं उनके कम करता हूं तो मेरे को कंसेंट लेनी पड़ती है। बस सीधी बात वही करते हैं। इससे सब्सक्राइब कैपिटल पे फर्क नहीं पड़ता और इससे अनसब्सक्राइब कैपिटल पे फर्क पड़ता है। आसान है, मतलब कि ये जो सब्सक्राइब कैपिटल है इस पे फर्क, क्या बोल रहा हूं मैं, उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया? सब्सक्राइब कैपिटल बाय रिडक्शन में सब्सक्राइब्ड कैपिटल और ये अनसब्सक्राइब कैपिटल। हाँ जी, उल्टा बोल रहा हूं, इस ध्यान से सुनो, ये अलग हो रहा है। हाँ जी, डिमिनिशन मैंने क्या बताया? जो अनसब्सक्राइब कैपिटल है उस पे फर्क पड़ता है। तो डिमिनिशन से क्या होता है? अनसब्सक्राइब कैपिटल पे फर्क पड़ता है। और रिडक्शन से क्या होता है? ये जो सब्सक्राइब कैपिटल है इस पे फर्क पड़ता है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी, तो रिडक्शन से क्या होती है? जो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल है वो कम हो जाती है। और डिमिनिशन से क्या होती है? हमारी अनसब्सक्राइब कैपिटल, जिनको हमने इशू ही नहीं किया था, वो वाली शेयर कैपिटल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जिससे हमारी क्या होता है? जो ऑथराइज कैपिटल है उस पर भी फर्क पड़ता है। तो वही कह रहा है भाई, इसके लिए ना ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। कौन सा रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्योंकि हमारी ऑथराइज कैपिटल है, हम कभी भी कम करना चाहते हैं तो कोई भी एक रेजोल्यूशन पास कर दो, मतलब कोई भी एक नोटिस दिखा दो और क्या बोलते हैं, हम उसको कम कर सकते हैं आराम से। लेकिन अगर हम इनके शेयर बाईबैक करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो मेरे को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को आरओसी के पास जाना पड़ेगा, मेरे को बताना पड़ेगा कि मैं बाईबैक करने वाला हूं और उसके बाद मेरे को नोटिस देना पड़ेगा, न्यूज में छपवाने पड़ेंगे कि मैं बाईबैक करने वाला हूं, ताकि शेयर होल्डर्स को पता चल जाए और मैं उस शेयर को खरीद के कैंसिल कर दूंगा। आसान है? हाँ जी, तो यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करोगे और काम चल जाएगा। क्योंकि शेयर्स हमको अपने कैंसिल करने हैं, जो शेयर हमारे पास ही है, तो उसके लिए ज्यादा मुश्किल होगी नहीं। लेकिन यहाँ पे लोगों से शेयर लेके कैंसिल करने पड़ते हैं। आगे चले। हाँ जी, अगली चीज, डिमिनिशन के लिए आपको ट्रिब्यूनल में जाने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको कोर्ट वोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने शेयर वही वाले कर रहे हो जो आपके पास पड़े शेयर, आप उन्हीं को कैंसिल कर रहे हो। लेकिन अगर रिडक्शन में जाना है तो वहां पे आपको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल में बताना पड़ेगा कि भाई हम ये वाले शेयर जो है, पब्लिक के शेयर जो है, वो बाईबैक करने वाले हैं या फिर कैंसिल करने वाले हैं। ठीक है भाई? हाँ जी, तो अगर आप शेयर्स को कम करते हो, क्या बोलते हैं, पब्लिक से लेके, तो वो क्या होता है? रिडक्शन, जिसके अंदर हम सब्सक्राइबर जो कैपिटल होती है उसको कम करते हैं। ठीक है? और अगर आप शेयर बायबैक करते हो या फिर कम करते हो अपने वो शेयर जो आपने इशू भी नहीं करे, तो उसे क्या बोलते हैं भाई? डिमिनिशन। बस एक छोटा सा डिफरेंस था, तो आप आराम से कर दोगे। तो होप आपको समझ में आएगा। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है पूरा चैप्टर। ठीक है? तो वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है भाई? और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से थैंक यू है। दिल से भी नहीं, कलोजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग से थैंक यू है। ठीक है? हाँ जी। और जिन्होंने नहीं कर रखा, आराम तो कर दियो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आफत नहीं आ रही भाई। हम भी यही हैं, आप भी हो, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद। तो हाँ, नोट्स परचेज करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और नोट्स परचेज कर सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। और टेंशन वैसे मतलब पेपर से पहले कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगा भाई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाया तो उसके लिए माफी चाहूंगा। मुश्किल से 3 चैप्टर रह जाएंगे, क्योंकि आपका मतलब कि दूसरी यूनिट चल रही है, दूसरी यूनिट की 2 वीडियो तो बना ही दूंगा मैं, मुश्किल कम से कम, मतलब आपके रह जाएंगे तो 3 यूनिट रह जाएंगी, बस उसके अंदर छोटे छोटे चैप्टर है। आप चाहो तो खुद पढ़ सकते हो या फिर आप नोट्स परचेज कर लेना, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। बहुत ही छोटे तरीके से लिखा हुआ हमने, आज जो मेन टॉपिक है खाली नोट्स के अंदर वही लिखा हुआ है, तो आप अगर वो पढ़ के जाते हो तब भी आपका बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है भाई? हाँ जी, बाकी कोशिश पूरी है भाई। लेकिन क्या करें भाई, यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर चलता है ना, तो लोग क्या बोलते हैं, बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, तो यहाँ पे 31 आ रहा है, तो उसके प्रोग्राम में थोड़ा सा लगे हुए हैं। ठीक है भाई? क्योंकि मेन अर्निंग तो मेरी वहीं से होती है और सर उसको छोड़ नहीं सकता ना। हाँ, आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ सर, दिन में 1 की जगह 2 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर भाई थोड़ा समझो, 31 भी आ रहा है और दिसंबर भी था अभी, तो होते हैं कुछ काम। ठीक है? तो अगर कोई दिक्कत होगी तो भाई उसके लिए सॉरी। ठीक है? तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और आप कर लोगे आराम से। ठीक है? अच्छा जाएगा सब चीज पेपर पर, टेंशन मतलब, और टेंशन मत लेना किसी बात की। ठीक है भाई? हाँ जी, तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय बाय।